मेल्स हमेशा फोटोज मांगते हैं फीमेल्स के, न्यूड्स मांगेंगे क्योंकि उनको विजुअल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फीमेल्स हमेशा कहती हैं तुम कुछ बात करो ना। तो उसको चाहिए था वही लड़की मिल गई, जैसी भी चाहिए थी उसको वो मिल गई, ठीक है। शादी के 3-4 साल बाद है बंदा क्या सोचता है, यार मेरी वाइफ तो ठीक है लेकिन ये बात नहीं है उसमें। एक मेल का ना अगर करियर अच्छा ना चल रहा हो तो वो रिलेशन में कभी अच्छा नहीं करेगा, और अगर एक फीमेल का रिलेशन अच्छा ना चल रहा हो तो कुछ नहीं कर सकती। मैरिड कपल है और दे आर गोइंग टू अलाउ कि भाई कोई थर्ड पर्सन आए, वो उनके साथ इंटीमेट हो, और जो हस्बैंड होगा वो देखेगा। एक लेडी होती है ना मानवेल, वो 20,000 शब्द यूज़ करती है दिन भर में बात करने के लिए, और एक बंदा होता है मैन, वो 7,000 शब्दों का इस्तेमाल करता है बोलने के लिए। बट आप देखिए मैम कि बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो इन तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो काइंड ऑफ ब्रोकन हार्ट से हैं। मर्द सेक्स के लिए पूरी जीवन जिम्मेदारियां लेता है और औरत इमोशनल नीड के लिए सेक्स देती है, लेकिन मोस्टली फीमेल सेक्स के लिए तभी तैयार होती है जब उसको सच में प्यार हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा प्यार। किसी लेडीज़ को 24 में से 28 घंटा होता है बात करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड के लिए। मैन का सेक्सुअल नीड्स एंड वुमेन का सेक्सुअल नीड डिफरेंट होता है। मैन इज़ लाइक फायर एंड वुमेन इज़ लाइक फ्लावर। शादी के 3 महीने पहले खूब जिम जाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं, मैं खुद थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ। बट रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था कि डैडी इशूज। गाइज आई होप आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हों। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। आज के पॉडकास्ट में प्रीति मैम जो हैं वो काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने वाली हैं जो कपल्स, रिलेशनशिप, पेरेंटहुड, काफी सारी चीजों से डील करता है। तो आई होप आप ये पॉडकास्ट को लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। हेलो प्रीति मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैम मुझे यही जानना है कि ये रिलेशनशिप कोच या इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट का आपका ये जर्नी जो है ये बनने का कहाँ से शुरू हुआ? थैंक यू सो मच मानवेंद्र फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस सच अ वंडरफुल टॉपिक, नीड फॉर द आवर। ये आजकल इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, सिचुएशन बैड टू एक्चुअली वर्स होती जा रही है। सो यंगस्टर लाइक यू, इफ़ दे आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन दिस एंड अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी मैम। सो मेरी ये जर्नी एक्चुअली मानवेंद्र स्टार्ट हुई ऐसे कि मेरे हस्बैंड जबलपुर में पोस्टेड थे मध्य प्रदेश में। सो मैं मतलब आई वॉज इन टू टीचिंग बिकॉज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ क्या होता है कि आप ट्रैवल करते रहते हो, ठीक है। आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो अगर फैमिली में एक साथ रहना है तो आपको कोई ऐसा मतलब काम करना है कि जो कि आप चेंज भी कर सको, यू नो। तो मैंने टीचिंग को चुना सो दैट आप 2-2.5 साल में जब आप चेंज करते हो तो आप ये प्रोफेशन मतलब आप चेंज कर सकते हो, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा सकते हो। तो व्हेन ही वाज पोस्टेड इन जबलपुर, तो मुझे उस टाइम पे सडनली आई डोंट नो आई फेल्ट कि मुझे टीचिंग नहीं करनी है बट मुझे वॉलंटियर करना है। तो मैं एक स्पेशल स्कूल था वहाँ गई, मैंने उनको बोला कि मुझे वॉलंटियर करना है, ठीक है, मुझे आपके यहाँ काम करना है, मुझे 2-2.5 घंटे का आप मुझे टाइम दे दो, आई विल वर्क विद दीज चिल्ड्रन, इनके साथ काम करूँगी। सो आई डोंट नो, भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी कि मुझे इस फील्ड में लाना था उनको। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ने बोला कि वॉलंटियर क्यों करोगे आप, मैं यहाँ से जा रही हूँ और प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट खाली है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, मेरे पास स्पेशल एजुकेटर जैसी, बिकॉज स्पेशल बच्चों के लिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए आपके पास एक स्पेशल एजुकेटर की डिग्री होनी चाहिए। तो शी सेड कि सिंस यू विल नॉट बी टीचिंग, आप ऐसा कुछ पढ़ाने या कुछ नहीं करने वाले हो, तो आप प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई तो करो, देखते हैं जो होगा सो होगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू हुआ, उसमें 7-8 लोग पैनल में बैठे हुए थे। देयर वर 8-9 लोग आए थे उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, बट समहाउ दे फाउंड मी, दे सेड कि प्रिंसिपल के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ ऐसे ही लोग चाहिए कि जो दिल से कुछ करना चाहते हों लोगों के लिए। सो वी वांट समवन हु कैन। तो यहाँ मतलब मुझे स्पेशल बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स से जब मैं मिलती थी ना, तो उनका मन बड़ा भारी रहता था। हर बार वो यही कहते थे कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, हम तो माँ बाप हैं तो हम उनकी सारी केयर कर रहे हैं, उनके मेरे बाद क्या होगा। तो मैं वो साइकोलॉजी ना मेरे दिमाग में घूमने लगी वो चीज़ कि ये मतलब उनका ही ब्रेन को समझने का एंड
टू थिंक अबाउट समथिंग अबाउट द चिल्ड्रन ऑल्सो, उन बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, मतलब मेरा मन उधर साइकोलॉजी की तरफ गया. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया. देन मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए. देन आई बिकेम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. और मैं करती रही. फिर मुझे जब मैं बच्चों की या यंगस्टर्स की वो करती थी तो ये जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ बहुत आते थे. और कितने ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स की रिलेशनशिप के इश्यूज़ आते थे. क्योंकि बच्चों को काउंसिल करने जाओ तो पहले पेरेंट्स ही की प्रॉब्लम दिख जाती थी. उनका ही रिलेशन आपस में ठीक नहीं रहता था. इनफैक्ट आई शेयर वन स्टोरी. देयर वाज अ गर्ल, 17-year-old गर्ल, बिकॉज ऑफ पेरेंटल इशू शी डेवलप्ड लॉट ऑफ बिहेवियरल इशूज़, बहुत से प्रॉब्लम्स हुई. तो आई वॉज काउंसलिंग हर. तो मैंने कहा पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत है. जब मैंने पेरेंट्स को 2 कॉल पे लिया और मैं कॉन्फ्रेंस में थी, मानवेंद्र आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बीच में हूँ और वो दोनों तरफ से पेरेंट्स लड़ रहे हैं. यू कैन इमेजिन कि देन मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब वो बच्चा कैसे नहीं डेवलप करेगा ये सारी चीज़ें. सो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा ना रिलेशनशिप में और इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो सब कुछ है. मतलब हर चीज़ का की है इमोशनल इंटेलिजेंस. वहाँ पे हम लैग कर जाते हैं. फिर बहुत सारे इश्यूज़, चाहे वो रिलेशनशिप के हो गए और भी चीज़ों में, आपके वर्क प्लेस पे, एवरीवेयर. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द की. जहाँ पे आप हर जगह अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्चुअली बहुत सी जगहों पे लोग लैग कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से, प्रोग्रेस में लैग कर रहे हैं. कई बार हम व्हेन यू लुक बैक देयर मस्ट बी लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ इवेंट्स कि हमें लगता है कि यहाँ मैंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों नहीं यूज़ की. अगर मैंने यूज़ की होती तो चीज़ें आज कुछ और होती. सो दिस वॉज माई जर्नी टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी. मैम आपने जैसे अभी बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको हम EQ भी बोलते हैं. यस. तो ऐसा क्या कारण होता है कि किसी का EQ बेटर होता है, किसी का EQ बेटर नहीं होता? जैसे मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मेरा EQ सही नहीं है, मतलब मैं बहुत बार कभी कभी कोल्ड बिहेव कर देता हूँ किसी चीज़ों पे, बट ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ. तो ऐसा क्या रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, एंड कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है? सी ये साइकोलॉजी की जहाँ तक बात करें, ह्यूमन ब्रेन में ना क्या है, एक तो बहुत जेनेटिकली चीज़ें भी होती हैं. आप ये अक्सर देखेंगे कि पेरेंटल उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं लाइफ में, कभी कभार कुछ ऐसे इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो जो इसका रीज़न बन जाता है. ठीक है. तो वो जो पैटर्न होता है, वो जो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से सबका अपना अपना एक तरीका डेवलप हो जाता है अपने इमोशंस को टैकल करने का और इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करने का. बट द थिंग इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमको अपनी कहाँ किस तरह से यूज़ करनी है वो समझने की बहुत ज़रूरत है. अब मानवेंद्र, ज़रूरत अचानक इतनी क्यों आ रही है? पहले क्यों नहीं आ रही थी? बट आप अगर देखें ना तो 20 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी. फैमिली डायनेमिक्स बहुत अलग थी, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अलग था, पीपल हैड लॉट ऑफ मॉरल्स की बात कर लो या ऑनेस्टी की बात कर लो, एक पंक्चुअलिटी ही ले लो, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत मैटर करती थी. अगर आप देखेंगे तो कहते हैं ना कि अपने शब्दों की कीमत जी पहले लोगों की बहुत ज़्यादा होती थी. मतलब मैं आपको बताऊं, गलत कामों में भी लोगों के शब्दों की कीमत बहुत ज़्यादा लोग रखते थे कि ठीक है मैंने गलत तो कर दिया, लेकिन यहाँ भी मेरे जो अगर गलती तो हो भी गई ना, लेकिन मेरे अपने शब्दों की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने शब्द ज़रूर रखूँगा चाहे वो गलत भी हुआ तो क्या हुआ. बट वो चीज़ें बहुत लैग कर रही हैं मानवेंद्र, बहुत ज़्यादा लैग कर रही हैं. तो इसलिए ज़रूरी है, और दिस इज़ हाउ पीपल अलग अलग लोग अलग अलग तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं. मैम अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और एक जो मेन चीज़ है, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप में आजकल बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की नीड पड़ रही है, तो थोड़ा सा तो पहले मुझे ये समझाइए कि आजकल के जो लव रिलेशनशिप हो रहे हैं, चाहे वो कपल्स में हो या अरेंज मैरिज में भी शादी के बाद ही काइंड ऑफ लव शुरू होगा, या जो हमारी यूथ है वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, हाँ, तो ये जर्नी कैसे होती है, रिलेशनशिप कैसे, थोड़ा सा इसको मैम साइकोलॉजी के फॉर्म में थोड़ा समझाइए मैम. साइकोलॉजी के फॉर्म में भी और वैसे भी मानवेंद्र, देखिए 3 तरह की रिलेशंस होती हैं. ठीक है. एक तो होती है फैमिली, वो क्या है, जेनेटिक है और नॉन सेक्सुअल है. ठीक है. वो जेनेटिक है, आप जेनेटिकली कनेक्टेड हो लेकिन नॉन सेक्सुअल है. एक होती है प्लेटोनिक. प्लेटोनिक क्या है, वो जो है
वो जेनेटिक नहीं है और ना ही वो भी नॉन सेक्सुअल ही है, ठीक है। उसमें क्या आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके कलीग्स आते हैं, जैसे वो डॉक्टर हो गए या फैमिली फ्रेंड्स हो गए, दैट इज़ अनदर। एंड द थर्ड वन कम्स द रोमांटिक रिलेशन। ऑनेस्टली सारा स्यापा यही है जी, सारी प्रॉब्लम्स यही है, ड्रामे भी हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स भी है, ये सेक्सुअल जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि ये इनके लिए क्लासेस लेने की ज़रूरत है, इनके लिए अब ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज लास्ट 2 डिकेड्स में नंबर इतना बड़ा है मानवेंद्र कि आप सुन के चौंक जाएंगे। 350%, 350% डिवोर्स केसेस बढ़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है ये। आई एम श्योर आपके आसपास भी काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि इस तरह से लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या है ना कि रिलेशंस की स्टेजेस होती हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो पहली स्टेज जो होती है, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पैशन, वो जो हनीमून वाला फेज़ आता है ना कि बहुत सारा प्यार है, शादी हो गई या मे बी रिलेशनशिप में आप आए हो तो फोटोज़ भी लग रही हैं, स्टेटस भी लग रहा है, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट वाइफी इन द वर्ल्ड, एंड खूब सारा सेक्स भी हो रहा है, खूब सारा घूमा भी जा रहा है, खूब सारा फन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सेकंड स्टेज ये कब तक रहेगी भाई? मतलब एक किसी भी चीज़ में एक सेकंड स्टेज तो आनी है ना। बिल्कुल। तो वहाँ लव होगा लेकिन पैशन कम हो जाता है, ठीक है। मतलब प्यार है लेकिन वो पैशन कम हो गया है। पैशन इन द सेंस कि ठीक है, आई मीन कहीं लेट आ रहे हो या जा रहे हो, ठीक है, खाना बना के रख दिया है, टेबल पे रख दिया है, आके खा लेना और टाइप ना, और हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया, ठीक है मैं लेट आऊँगा, तो ठीक है, ओके यू कीप द फूड, आप खाना रख दो, मैं या फिर वाइफ, दोनों की तरफ, मतलब यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द जेंडर, दोनों के लिए ये बातें हैं। यहाँ लव है लेकिन पैशन की कमी है। अब क्या होता है, अब बहुत से लोग इसको क्या है ना, ये मैंडेटरी स्टेज है, ये स्टेज मैंडेटरी है, ये सबकी लाइफ में आता है, लेकिन क्या है बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या ऐसे ही लाइफ रहेगी, एक जो कुछ है ही नहीं, कुछ फ़न ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं है। फिर वहाँ पे बात आती है बिगड़ने लगती है कि जहाँ फिर वो क्या होता है, नो लव एंड नो पैशन। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है जब व्यक्ति वहाँ से रिवर्स नहीं करता। अब नो लव और नो पैशन का जो आ जाता है ना, तो ठीक है, अब वो प्यार भी ख़त्म हो गया। अब क्योंकि बच्चे हो गए हैं या सोसाइटी है, सोशल वो चीज़ें हैं, तो उनके लिए ठीक है चलाने दो रिलेशन को ना, किसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके बाद एक स्टेज आती है प्लानिंग टू स्केप। क्या होता है, आप वहाँ से अब आप स्केप करने वाले हो क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना चीज़ें। जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो ना, प्लानिंग टू स्केप, नो लव नो पैशन को भी हम रिवाइव कर सकते हैं वापस, अगर व्यक्ति क्या है समझने लगे चीज़ों को और पुरानी चीज़ों को याद करने लगे। एक और टर्म आती है मानवेंद्र, DDG, हम पढ़ते हैं, दैट इज डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। तो अब जब ये वाला फेज़ आता है ना, नो लव नो पैशन, वहाँ पे हमको ये DDG अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी यहाँ पर कि जैसे मैं अपने हस्बैंड को, ये मैं मतलब रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को जब बोलती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, तो उन्होंने कभी मुझसे कभी पूछते नहीं है कि तुमको क्यों जाना है, कहाँ जाना है, ही बुक माई टिकट्स, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ बिकॉज ऑफ माई वर्क, मैं जैसे सोशल सर्विस भी करती हूँ या मेरे अपने क्लाइंट्स का कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स हो गई, कुछ ऐसे वो हो गया, तो मैं बोलूँगी नहीं मेरा टिकट कैंसिल कर दो। कई बार हुआ ऐसा बीच में। तो ही सेड कि एयर टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं बट एक होता है फ्लेक्सिबल कर देना अगर ना। तो ही सेड कि अरे, अब मैं जब उनसे टिकट कई बार बोलूँगी टिकट मेरे यार मुझे यहाँ जाना है, तो ही से कि ऐसा करो, बता दो कंफर्म है ना, नहीं तो यार 8-10 हज़ार रुपये वेस्ट हो जाते हैं, पैसे ना ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो फ्लेक्सिबल वाला कर दूँगा, उसमें 400-500 रुपये लगेंगे। कई बार ऐसा हुआ। तो मैंने फिर उसको क्या किया, मैं पुरानी चीज़ भूल गई कि वो बंदा वही है कि जिसने मुझे कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे। मैंने उसको डिलीट कर दिया उस चीज़ को। अब मैंने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टॉर्ट ये कर दिया, तुम तो हमेशा यही पूछ रहे हो कि तुमको कंफर्म है कि नहीं, तुमको रहने दो, तुम मत करो मेरा टिकट। और उसके बाद मैं जनरलाइज कर देती। जनरलाइज मतलब कि तुम तो हमेशा यही करते हो।
जबकि वो वही बंदा है जिसने कभी नहीं पूछा था। तो ये जो नो लव नो पैशन वाला है ना, यहाँ पे हमको ये अप्लाई करना है। जो हमने डिलीट कर दी है ना इन्फॉर्मेशन को, उसको याद करने की ज़रूरत है। और उसको डिस्टॉर्ट जो हम कर देते हैं, जो जनरलाइज कर देते हैं, इन चीज़ों को हमको पीछे करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम इन चीज़ों को याद करने लगे कि हाँ भाई वो भी तो टाइम था और वी कैन गेट बैक टू दैट, हम वापस कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को समझना और जानना, सो दैट वी कैन रिवाइव। लेकिन जब स्केप वाला मैटर आ जाता है तो फिर इट इज़ बेटर टू स्टे, मतलब अलग ही हो जाना ठीक है। मैंने 1-2 लोगों के डिवोर्स भी कराए हैं एक्चुअली, बिकॉज सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है ना, तो वो एक दूसरे से मतलब गड़बड़ हो रहा है तो ठीक ही है। मैम अभी ये मैरिज की बात चल रही है, इसमें एक आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ओपन मैरिज। तो आप तो क्योंकि डील करते हैं लोगों से, तो आपने ऐसे भी केसेस सुने होंगे। थोड़ा मैम ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझाइए, और क्या ये कारण हो रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ लोग अलाउ कर दे रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ ना मानवेंद्र, हमने बहुत सी चीज़ें वेस्ट से कॉपी की हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें कॉपी की हैं। उसमें ये जो चीज़ है हमने कॉपी कर ली। और आपको पता है वेस्ट का रिलेशंस जो सबसे ख़राब सिचुएशन है वहाँ पे, उस चीज़ को हमने कॉपी कर लिया है जी। चाहे वो ओपन मैरिज को ले लो आप, चाहे सिचुएशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है उसको ले लो आप, ये डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर इसलिए है, बहुत से लोग इसमें ये भी कहते हैं, मैंने ये भी पढ़ा है कि रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स। नो, इट इज़ नॉट। आई टेल यू वाई। बिकॉज जब आप उसमें आते हो ना, ये ब्रेन है ना जो हमारा माइंड, ये इन चीज़ों को नहीं समझता है। आप जब कभी सिचुएशनशिप या ये ओपन मैरिज की जो आप बात कह रहे हैं, हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है, सब कॉन्शियस ब्रेन होता है। तो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन को नहीं पता है कि क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। आप किसी सिचुएशनशिप में या किसी ओपन मैरिज में ऐसे आगे कि ठीक है शादी है एंड आई कैन हैव रिलेशन विद समबडी एल्स ऑल्सो, मैं किसी और के साथ भी, दैट इज़ ओपन मैरिज। यही कॉन्सेप्ट है ना, मैं किसी के साथ भी रहूँ, किसी के साथ भी अपना चाहे फिजिकल रिलेशन है और दोनों लोगों को पता है। लेकिन उसमें क्या होता है, सब कॉन्शियस ब्रेन इस चीज़ को नहीं समझता है। सब कॉन्शियस ब्रेन को, आप अगर किसी के साथ ऐसे गए तो अक्सर ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता है, वो अटैचमेंट हो जाती है। और ऐसी अटैचमेंट हो जाती है, मे बी 2 में से एक को ही हो, दूसरे को ना हो, लेकिन वो अटैचमेंट हो जाती है। फिर वो अलग होना बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है। अब वो हस्बैंड वाइफ को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो जिसके साथ है उनको भी समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। सिचुएशन ऐसी, मतलब कहते हैं ना, खिचड़ी सी पक जाती है कि फिर वो मतलब कभी कभी तो आई एम टेलिंग यू सुसाइड तक की सिचुएशन आ जाती है। तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन को ये नहीं पता होता है कि आप सिचुएशनशिप में जा रहे हैं, आप ओपन मैरिज में जा रहे हैं, बट वो एक बॉन्ड डेवलप कर लेता है, वो इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है किसी किसी के साथ, तो फिर वो डिज़ास्टर हो जाता है। तो मैं एज अ कोच, चाहे आप ओल्ड स्कूल कह लो, चाहे जो भी कह लो, आई थिंक इसके लिए कभी भी नहीं वो करूँगी। बट यस, मेरे पास क्लाइंट आते हैं या वो आते हैं तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ थेरेपीज़ के द्वारा एंड बातों के द्वारा उनको समझाते हैं, उनको सारी सिचुएशंस हम बताते हैं कि भाई देखो ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, अब आप बताओ कि किस चीज़ पे आपको काम करना है। सो दे कम विद द सोल्यूशन। कभी कभी वो खुद ही सोल्यूशंस के साथ आ जाते हैं कि यस मैम एक्चुअली हाँ वी शुड डू इट लाइक दिस। सो ऐसे कि मतलब अगर आपको ये आपको ठीक है, इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट पेन, यू आर रेडी टू टेक ऑल द एंजाइटी। अच्छा, उनका सॉल्यूशन ओपन मैरिज आता है बहुत सारों का? हाँ, अगर आता है तो, अगर आपको ठीक है तो ठीक है, देयर आर पीपल आते हैं, ऐसा नहीं है। मैम अभी आपने एक टर्म डिस्क्राइब करी सिचुएशनशिप, जो सोशल मीडिया पर मैं बहुत सुन रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक नहीं पता है कि ये है क्या। तो थोड़ा मैम मुझे इसका बारे में बताइए, और क्या ये है आजकल जो चल रहा है? एक्चुअली सिचुएशनशिप ऐसी है ना मानवेंद्र, लोग मतलब अब हम क्योंकि अब इस फील्ड में हैं, इस उसमें हैं, तो हम पढ़ते भी रहते हैं, हम इसके बारे में बात भी करते रहते हैं, और उसके क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास। मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इसके क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं कि अब हम क्या करें, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। सिचुएशनशिप इज़ समथिंग पीपल से कि ठीक है हम इतनी देर के लिए हैं तुम्हारे साथ, ये सिचुएशन है ऐसी, उतनी देर तक हम रिलेशन में रहेंगे और हम इतने टाइम के बाद हम अलग हो जाएंगे। ओके।
ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सिचुएशनशिप, कि मतलब सिचुएशन हमारी ठीक ठाक है तो वील हैव फन, हम घूमेंगे फिरेंगे, हमारा सेक्स भी होगा, हमारा फिजिकल मतलब रिलेशन भी होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स विल हैपन। बट जब हमारा ठीक है, हमारा एक दूसरे का वो हुआ तो हम अलग भी हो जाएंगे, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड वी जस्ट गो, दैट इज सिचुएशनशिप। अगेन इट इज़ अगेन अ डिज़ास्टर। अगेन आई सेड कि यही सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ना हमारा, फिर बॉन्ड, कभी कभी बॉन्ड क्रिएट कर देता हो, और ये बॉन्ड जब क्रिएट हो जाता है ना, मे बी दोनों को ना हो, एज आई सेड पहले भी, एक को हो, फिर वो इमोशनल बॉन्ड बहुत ख़राब कर देता है सिचुएशन को। और इसीलिए आजकल जेनजीज एंड ये लोग सोशल मीडिया पे बड़े परेशान, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट आप देखिए मैम कि बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो इन तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो काइंड ऑफ ब्रोकन हार्ट से हैं। मतलब आज भी मेरी बात होती है, मेरे फ्रेंड्स हैं या वो हैं, तो आज वो लाइफ में अकेला फील करते हैं क्योंकि उन्होंने एक किसी के साथ एक सॉलिड रिलेशन बनाया नहीं। अब क्या है कि इतने सारों के साथ बना लिया तो किसी एक के साथ उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आजकल मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों के बीच में है। हाँ है, लेकिन क्या है ना मानवेंद्र, अब आपको मैं बताती हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है ना कि हमारी इमोशनल नीड्स जो है ना 6 से 7 साल में बदलती हैं। ये मतलब आप पढ़ोगे कहीं है 6 से 7 साल में बदलती है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप जैसे किसी ऑफिस में हो, आप नहीं, जैसे एक लड़का है, ठीक है, उसको कोई एक मतलब एक गर्लफ्रेंड मटेरियल, लोग सही बताऊँ मैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मटेरियल और वाइफ मटेरियल हमेशा अलग रखते हैं, ठीक है। तो अगर ठीक है आपको वाइफ मटेरियल या किसी को भी वाइफ मटेरियल जो उसको चाहिए था वही लड़की मिल गई, जैसी भी चाहिए थी उसको वो मिल गई, ठीक है। शादी के 3-4 साल बाद एक्चुअली वो ऑफिस में उसको कोई एक लड़की मिली, ठीक है, वो बढ़िया है, मस्त है, देखने में भी बड़ी खूबसूरत है, वो खूब चुलबुली है, खूब हंसमुख है, खूब एंजॉय करती है, मतलब ऐसी है कि फुल ऑफ लाइफ, कि वो जहाँ जाए ना जिंदगी मतलब लाइफ आ जाए। तो पता है बंदा क्या सोचता है, यार मेरी वाइफ तो ठीक है लेकिन ये बात नहीं है उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद वो कहीं और गया, उसको कोई एक बंदी और दिखी, उसको दिखा यार कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, शी इज़ हैंडलिंग सो मेनी पीपल, सो मेनी बिजनेसेस, एंड यू नो शी इज़ सो स्मार्ट, सब कुछ वो कर रही है। तो उसको लग रहा है कि यार ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है ना, दिस गर्ल इज़ सो बेटर। और वापस आके उस लड़की से कह रहा है क्या थोड़ा ज़िंदगी में सीरियस हो जाओ यार, तुम क्या हर वक्त फ़न ही करती रहती हो, हर वक्त। तो ऐसे तो आपको बहुत लोग पसंद आएंगे, तो क्या अफेयर ही करते रहोगे क्या? मतलब ऐसे आपकी इमोशनल नीड्स तो चेंज होती रहेंगी, तो क्या हम रिलेशंस ही बनाते जाएंगे क्या, अफेयर ही करते रहेंगे क्या? और जब ऐसा करोगे तो फिर वही डिज़ास्टर होगा। एज यू सेड, ब्रोकन हैं, लोनली फील कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू यू नो। तो देखो, एक आपने बताया कि दे फील कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विद वन पर्सन, यू नो, क्योंकि वो इनके साथ भी रह लिए, उनके साथ भी रह लिए, ऐसे भी। तो किसी भी रिलेशन में आप मुझे बताओ, जब भी आप किसी से नया मिलते हो तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, खूब सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, खूब एंजॉय हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन एक स्टेज तो हमेशा ही ऐसा आएगा ना कि वो चीज़ें थोड़ी कम होने लगेंगी। एक आदमी के साथ कितनी बार ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, कितनी बार वो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम अफेयर पे अफेयर करते जाएं वो ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज़ करने के लिए, तो ऐसे तो डिज़ास्टर हो जाएगा। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी चलाना। फिर वही होगा, लोनलीनेस होगा, ब्रोकन होगे, एंजाइटी होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। मैम आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत चल रहे हैं, बहुत कॉमन है, और मतलब हम लोग जैसे समाज में निकलते हैं, जैसे कि एक जिम हो गया या और भी ऐसी जगहें हो गई, तो ऐसा देखने को मिलता है। मैं किसी को स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन देखने को बहुत बार मिला है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेडीज़ के साइड से भी, पुरुषों के साइड से भी। तो क्या रीजंस हैं मैम ऐसा हो रहा है, और कैसे इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है? रीजंस तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा रीज़न है अवेलेबिलिटी। चीज़ें अवेलेबल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये। अब जैसे आप यहाँ बैठे बैठे आपके पास फ़ोन है, आप किसी भी लड़की को हेलो बोल सकते हो, है ना, अवेलेबिलिटी है। अब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, वो है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, एक तो ये हो गया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आपके पास, आपके ऐसे बस एक बटन पे अवेलेबल हैं चीज़ें, तो वो हो गया। दूसरी चीज़, हम पर्सनालिटीज़ को और लोगों को समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं रहे हैं। जैसे क्या होता है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है? क्योंकि फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर सर्टेन, जैसे मैंने बोला वो ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज़ हो रहा है, एक ही आदमी के साथ कितना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें। तो इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, मेल फीमेल माइंडसेट जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट आई एम हैविंग अ लाइव सेशन टुमारो फॉर दिस मेल फीमेल माइंडसेट पर ही, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज़ ओनली। मेल फीमेल माइंडसेट में क्या है कि एक लेडी होती है ना मानवेंद्र, वो 20,000 शब्द यूज़ करती है दिन भर में बात करने के लिए, और एक बंदा होता है मैन, मोस्टली, ठीक है कुछ इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ वो अलग है, बट मोस्टली वो 7,000 शब्दों का इस्तेमाल करता है बोलने के लिए। तो क्या होता है कि जब आप ऑफिस से अपने घर गए या फिर, तो मतलब लेडी, अब वो फैमिली सिनारियो भी नहीं रह गया है कि 10 लोग हैं आपके पास घर में, कुछ नहीं तो सास से ही लड़ लिए, फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, एवरीवन इज स्टेइंग अलोन। अब ये एक और रीज़न है। तो उसको बात तो करनी है, क्योंकि मानवेंद्र एक बात और कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर, इसमें ऐड करूँगी कि सोशल ग्राउंड पे, मॉरल ग्राउंड पे, पॉलिसीज़ बनाने के ग्राउंड पे, पॉलिटिकल ग्राउंड पे कहीं भी एक बराबर मानते हैं, बट इस चीज़ को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, साइंटिफिकली दे आर डिफरेंट, बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, और यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप अपनी वाइफ से उसके, क्योंकि उसके ये प्री इंस्टॉल्ड है कि वो 20,000 शब्द बोले बिना नहीं रह सकती, तो आप उससे बात नहीं करेंगे, वो क्या करेगी? मेड से बात कर रही है, कहीं फ़ोन पे अपनी मम्मी से घंटों घंटों बात कर रही है, किसी और से, तो कि बात कर रही, वो चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पे काम करना मेल्स का, बहुत से लोगों, आज आपने आजकल देखा होगा कि आजकल क्या काफ़ी, मैं तो ऑफिस का काम घर में नहीं लेके आता। ऑफिस का काम घर में नहीं लेके आना इज़ डिफरेंट थिंग। ऑफिस का काम करना अलग बात है, लेकिन ऑफिस का काम अपनी वाइफ से आप डिस्कस नहीं करोगे, कितनी देर तक आप घर में ये हुआ वो हुआ ये सारी बातें कर लोगे? तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी होना चाहिए। तो ये बातें भी, इनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। मेल फीमेल माइंडसेट को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि ये इसको हम पे काम, इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और होती है PIPs, प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो सबकी अलग अलग होती है। देयर आर 6 होती हैं। सब में अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे ना, तो सब में आप जब उसके बारे में पढ़ो आपको लगेगा कि ये सारी तो है मेरे में, बट कुछ ऐसी होती है कि जो बहुत डोमिनेटिंग होती है। मैं 2 का एग्जांपल अभी दूंगी, क्योंकि सारा बोलने जाएंगे तो काफ़ी होगा। एक सर्टेनिटी होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी वाला व्यक्ति क्या होता है, उसकी हर चीज़ सर्टेन होती है, मतलब उसके कपड़े फिक्स हैं, उसकी मीटिंग्स फिक्स हैं, उसका ट्रैवल फिक्स है, उसका रेस्टोरेंट फिक्स है, उसका खाना फिक्स है, उसका अगर इंटरव्यू है तो वो एक दिन पहले अपने कपड़े बिल्कुल मतलब आयन करके, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, हर चीज़ वो मतलब बहुत ज़्यादा, वो रेस्टोरेंट भी सेम ट्राई करता है, चाहेगा, और वो टेबल भी चाहेगा कि उसका सेम ही हो। वो ट्रैवल प्लान कभी भी मतलब अचानक नहीं बनाता है, क्योंकि सर्टेनिटी है उसका PIP। एडवेंचरस नहीं होता, उसको एडवेंचर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब दूसरी चीज़ आ गई अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, उसको बस एडवेंचर ही चाहिए लाइफ में। उसको 2 बजे रात को आइसक्रीम खाने जाना है, उसको ऑफिस से सडनली 4 लोगों ने फ़ोन किया, यार चल घूमने चलते हैं, वो कहेगा ठीक है चल पड़ो। वो ये नहीं दिखेगा कि बॉस क्या कहेगा, वो ये कहेगा। अब आप सोचो 2 सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी वालों की शादी हो जाए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, तो क्या कितना बड़ा वो होगा डिज़ास्टर। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब सब लोग PIP पहले जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जानो और समझो और उस पर काम करो कि भाई अगर मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड किसी दिन कहता है यार चलो 2 बजे रात को आज चाय पीने चलेंगे, और आपका सर्टेनिटी वाला ट्रेट है, ठीक है, आपकी PIP सर्टेनिटी वाली है, तो आप रोज़ रोज़ यही कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप रोज़ नहीं 2 बजे रात को आइसक्रीम खाने जा सकते हो, चाय पीने, लेकिन एक दिन तो कहो ना, अच्छा चल यार आज चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें हैं, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। एज आई सेड, साइकोलॉजिकल नीड्स चेंज होती हैं, इमोशनल नीड्स चेंज होती हैं। ये जो हाथ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये माइंडसेट जो है, मेल फीमेल माइंडसेट पे हमको काम करने की ज़रूरत है। PIPs और ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक दूसरे को ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वन मोर थिंग, अब आप देखिए प्रोफेशनल, उसमें आप हमेशा ग्रो करना चाहते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो, आप हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ो। लेकिन रिश्तों को क्या होता है, हम एक जगह छोड़ देते हैं।
अब तो ठीक है यार ना, 8 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ, अब 10 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इस पे काम करने की ज़रूरत क्यों है? बट बिलीव मी, 30 साल के बाद भी रिश्तों पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपने घर का एक एक कोना रोज़ संवारते हो, अपने प्रोफेशन को एक एक कोना रोज़ संवारते हो, तो ये रिश्ता जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, उसको क्यों नहीं संवारते हो? उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते हो? उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? तो ये सोचो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दीज आर फ्यू इश्यूज़ मानवेंद्र जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे हमको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, जैसे ये आपने सारी पॉइंट बताए, बिल्कुल समझ में आया। क्या इसमें इंटीमेसी, सेक्स, इसका भी रीज़न रहता है कि जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, या इसका कम रहता है, बाकी चीज़ों का ज़्यादा इसमें रोल रहता है? अच्छा क्वेश्चन है मानवेंद्र। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, ये तो है, तो इमोशनल नीड के लिए भी कभी कभार लोग जाते हैं। सेक्स का तो मैं आपको, आपने चीनी कम मूवी पता नहीं देखी है कि नहीं, अमिताभ बच्चन जी और टबू की है, उसमें एक डायलॉग है कि मर्द सेक्स के लिए पूरी जीवन जिम्मेदारियां लेता है और औरत इमोशनल नीड के लिए सेक्स देती है, सेक्स करती है। मैं आपको बताऊं, शादी वो कीमत है जो एक आदमी सेक्स के लिए चुकाता है, सेक्स वो कीमत है जो एक औरत शादी के लिए चुकाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना, अगर कोई फीमेल ये कह रही है कि मैं सेक्स के लिए गई हूँ, तो मैं आपको बताऊँ नहीं, नो, सेक्स के लिए नहीं। औरत को सच में प्यार होता है, वो तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जाती है। ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग ऑल 100, बट 95% फीमेल्स इमोशनल नीड्स या इमोशनल कोई, या फिर कोई कॉमन इंटरेस्ट, या कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट, आप एक जगह गए और 2 लोगों का बड़ा ही कॉमन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, उनसे बात करना पसंद आने लगा, तो वो उसके साथ हो गए। फिर ऑब्वियसली इंटीमेसी तो पार्ट है ही किसी रिलेशन का, सेक्स, इंटीमेसी, ये सब पार्ट है ही किसी रिलेशन का, तो वो हो जाता है। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि सेक्स रीज़न है, क्या सेक्स रीज़न है? सेक्स रीज़न है और सेक्स होता भी है इन चीज़ों में। जब भी होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, इंटीमेसी होगी, इमोशनल बॉन्ड बनेगा, तो ये तो होगा ही होगा। बट ये 2 डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के थॉट में। ओके, मतलब बॉयज़ की साइकोलॉजी अलग तरीके से वर्क करती है, Yes. वुमेन्स की अलग तरीके से करती है। अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग, but मे बी कुछ होता है लड़कों का। अब जैसे एक और चीज़ आ गई, बॉयज़ जो है, मेन विजुअली बहुत ज़्यादा, विजुअल्स उनको बहुत इफेक्ट करते हैं, यू कांट डिनाई दैट, विजुअल्स उनको बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और फीमेल्स जो है ना, इमोशनल चीज़ें उनको बहुत इफेक्ट करती हैं। नाउ अगेन बड़ा अच्छा आपने पॉइंट टच किया, उस पर बताती हूँ मैं कि मेल्स हमेशा फोटोज़ मांगते हैं फीमेल्स के, न्यूड्स मांगेंगे, क्योंकि उनको विजुअल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फीमेल्स हमेशा कहती हैं तुम कुछ बात करो ना, कुछ बोलो ना। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, व्हेन मेन, मतलब जब व्हेन 2 पार्टनर इंटीमेसी उसमें होते हैं, उस टाइम पे आदमी चाहता है कि लाइट्स ऑन रहें, और औरत चाहती है, उस टाइम पर भी वो औरत चाहती है कुछ बात कर दो, कुछ मेरी तारीफ ही कर दो। You know, it is so, I mean seriously, it is like this, ये ऐसा ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नीड डिफरेंट है, और कितना माइंडसेट, मेल फीमेल माइंडसेट को समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे आदमी कहता तुमको यहाँ भी बात ही करनी है, लेकिन करनी है भाई, उसको करनी है। इवन मैम, जैसे हम लोग कॉलेज में थे, तो बॉयज़ का ये जो आपने बोला ना, वो बहुत सिंपल फंडा रहता था उस समय में, तो जो दोस्ती यारी में चलता था कि भाई चलो मुझे हुकअप करना है या मुझे ऐसा करना है। बट ये चीज़ समझ में आती थी कि गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी बहुत प्रिकॉशियस रहती हैं, और जब तक वो एक रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, तो बहुत कम ऐसी गर्ल्स होती हैं जो मतलब जल्दी हुकअप के लिए एंड इसके लिए रेडी हो। तो वो आपकी बात में यहाँ पे समझ में आ रही है हमेशा से। मानवेंद्र, बिलीव मी, मतलब मैंने जितने केसेस और जितने लोगों को जाना है, और वो होते हैं, मैं ये अगेन आई एम सेइंग कि जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, होती होंगी फीमेल्स जो कि सेक्स, ठीक है, सम पीपल आर, यू नो, होता होगा, लेकिन मोस्टली फीमेल सेक्स के लिए तभी तैयार होती है जब उसको सच में प्यार हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा प्यार किसी से हो जाता है। फीमेल्स जनरली सेक्स के लिए तभी तैयार होती हैं। मैम, इसी पे थोड़ा सा एक बात और आगे करते हैं कि एक पॉडकास्ट था, एक बड़ी फेमस वो हैं, आई थिंक डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मेन का सेक्सुअल नीड्स एंड वुमेन का सेक्सुअल नीड डिफरेंट होता है।
एंड शी टर्म इट समथिंग, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, कि मैन इज़ लाइक फायर एंड वुमेन इज़ लाइक फ्लावर, समथिंग ऐसा कुछ था। तो मैम थोड़ा ये बताइए कि क्या ऐसा कुछ है मतलब एक्चुअली में, कि इट्स लाइक कि बस बोल दिया है किसी ने? नहीं, नीड का तो खैर सेक्सुअल नीड तो है ही है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो तो है ही। लेकिन आपको बताऊं मैं, मेन का एक एज होती है सेक्सुअल उसकी, दैट इज़ 17 to 24 ईयर। ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव, सेक्सुअली मेन एक्टिव होते हैं, और फीमेल्स 34 to 40 के बीच का वो फेज़ होता है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा, अब क्या है कि चीज़ें बदल रही हैं, एज ग्रुप बदल रहा है, शादियाँ लेट हो रही हैं। अब कौन सा लड़का आज के ज़माने में 20 या 24 साल की उम्र में शादियाँ हो रही हैं? तो ये चीज़ें हैं। एंड या मे बी बिकॉज मेल फीमेल्स का ऑब्वियसली नीड्स, बॉडी की नीड और सेक्सुअल नीड्स अलग तो हैं ही। और इसीलिए मुझे लगता है कि वुमेन्स जब 35 प्लस होती हैं, और उस समय जो मेन होते होंगे उनके साथ के, वो आई थिंक एज में बड़े ही होते होंगे। Certainly, हाँ। तो क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा, बट ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं नहीं, मैम, बिल्कुल आप सही बोल जिसमें रहे हैं। वुमेन्स ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल Yes. अफेयर में जाती हैं, यू आर राइट। चाहे वो इमोशनल नीड से जा रही हो, चाहे इमोशनल नीड्स ज़्यादा रीज़न होता है, क्योंकि एक हमने कहा ना, एक बार वो आदमी इंसान क्या करता है ना, ठीक है यार इतने दिन से तो रह रहे हैं साथ में, वाई डू यू हैव टू, यू नो। और एक चीज़ और हो जाती है, हम ना आपने एक चीज़ देखा होगा कि शादी के 3 महीने पहले खूब जिम जाया जा रहा है, खूब अपने लुक्स पे ध्यान दिया जा रहा है, या फिर जब आप किसी रिलेशन में हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसके लिए वो किया जा रहा है। पता नहीं शादी होते ही क्या हो जाता है कि लोग अपने लुक्स पे, अपने मैनरिज्म पे, अपने हाइजीन पे, इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। बट देखो, कुछ चीज़ों को आप डिनाई, अब कोई ये क्या हर वक्त तैयार होके ऐसे वो बन के रहें, क्या पुतला बन के बैठे रहें या कुछ ऐसे? भाई है, करना पड़ता है चीज़ों को, ये होता ही है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। या फिर आप इन सारे डिजास्टर्स में फंसो जी। तो इन चीज़ों पे बात और काम तो करना ही पड़ेगा। जी मैम इसी पे ना एक अभी नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोल्ड करके इसको कुछ बोलते हैं, तो थोड़ा मैम ये एक्सप्लेन करिए कि क्या है, क्योंकि मैंने इसकी जो इंग्लिश में मतलब पढ़ा मैंने, तो मुझे बड़ा ये लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये आपने क्या पढ़ा उसको? मैम इसमें मैंने ये पढ़ा कि एक मैन जो है, मैरिड कपल है, और दे आर गोइंग टू अलाउ कि भाई कोई थर्ड पर्सन आए, वो उनके साथ इंटीमेट हो, और जो हस्बैंड होगा वो देखेगा ऐसा होते हुए। तो मतलब हाई नो, मुझे पता है ये, मैं आई जस्ट वांटेड कि आपने क्या पढ़ा। हाँ ये है, बट द थिंग इज़ ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे हिसाब से एक मानसिक विकारता है। इसको मैं मानसिक विकारता के अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगी, बिकॉज सी अल्टीमेटली उसका भी एंड वही होना है मानवेंद्र, वही डिज़ास्टर होने हैं, वही एज आई सेड कि बार क्या होता है ना, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे ये आपने टर्म जो यूज़ की ये है, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती मैम हैं। इसमें लेकिन साइकोलॉजी क्या चल रही होगी, मतलब कोई कैसे कर सकता है? ऐसे सोच के भी लगता है कि ये क्या साइकोलॉजी है, ये क्या है, मतलब जैसे एक इंसान इन्वॉल्व होता तो ठीक है, अब 2 लोग हैं तो दोनों का दिमाग खराब है, दोनों पागल हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो बिकॉज क्या है कि एज आई सेड ना, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है ना। अब आप देखो कि आजकल जो पहले जैसे मैं भी अपनी मदर से अभी भी क्वेश्चंस बहुत करती हूँ। पहले जो आई रिमेंबर मेरी मदर, जैसे कोई बात इन्होंने बोला ना कि मैंने मम्मी ने कुछ बोला, मैंने बोला कि मम्मी आप ये क्यों कर रहे हो? अरे करना होता है, क्यों कर रहे हो? अरे मेरी मम्मी ने बताया था इसलिए करना होता। कभी क्वेश्चंस नहीं किया उन्होंने अपने पेरेंट्स को। लेकिन हम क्या है, हम भी कर रहे हैं, हमारे भी आगे वाली जनरेशन है वो भी कर रही है। क्यों, किस लिए, कैसे? ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि पहले का इफेक्ट कैसा था, अब एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या, हर चीज़ में क्वेश्चन करना, हर चीज़ के बारे में जानना। तो उसी तरह का सब लोग होते जा रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं, तो वो जो उन्होंने सुना उसको फॉलो करते गए, फॉलो करते गए, फॉलो करते गए। जो अब ये आप जो बोल रहे हो, जो 2 लोग आए हैं एक साथ, उन्होंने भी यही चीज़ देखी और सुनी, और दूसरे ने भी यही देखी और समझी, तो उसको ये नॉर्मल लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। एज आई सेड कि हम रिलेशनशिप में दूसरी कंट्रीज़ को, वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो रिश्तों के मामले में सबसे बड़ा डिज़ास्टर है वेस्ट। तो ये यही होना है, इट इज़ दैट ओनली। ठीक है मैम। मैम आजकल अब थोड़ा सा यूथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल परेशान है। तो यूथ मैम आजकल रिलेशनशिप में बहुत आ रहे हैं,
आफ्टर कॉलेज, और क्योंकि जैसे आपने बोला थिंग्स गॉट ईजी, मतलब चाहे वो आप होटल्स बोल दें, चाहे आप वो सोशल मीडिया बोल दें, चाहे बातचीत करने का बोल दें, तो एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी ईजी। तो मैम पहले तो मेरा यही पूछना है आपको कि क्या आपके पास जब ऐसे लोग आते हैं आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम रिलेशनशिप में जाओ ना जाओ एट द 18, 20, 21 की एज में, जो कि बहुत अर्ली एज है। पहली चीज़ तो ये मैम। दूसरा ये कि फिर इसमें जब हार्ट ब्रेक होते हैं, तो हम लोग भी उस सिचुएशन में रहे हैं, देखा है हमने, तो बहुत मतलब वो ड्रास्टिक लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब बहुत डिवास्टेटिंग होता है वो। तो थोड़ा सा मैम बताइए इसके बारे में, कैसे क्या है ये। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली रिसेंटली 2 लड़कों का वो आया था, यही चीज़ हार्ट ब्रेक का। तो हार्ट ब्रेक का ये हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दे स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड दे वर लाइक वो ड्रिंकिंग में चले गए, तो किसी ने अपना काम छोड़ दिया, किसी ने बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल ही कहते हैं ना एकदम से लूज़ छोड़ दिया कि बस लेट इट बी। क्या होता है कि एक सेल्फ एस्टीम थोड़ा डाउन सा हो जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग कि ये क्या हो गया। तो एक टर्म होती है मानवेंद्र, कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म कि हमारा कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। एक होता है विक्टिम मोड। विक्टिम मोड काफ़ी सुना होगा आपने। जी। तो कुछ लोग ज़्यादातर, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, 97% लोग विक्टिम मोड में रहते हैं। विक्टिम मोड जो है ना, वो आपको फिर वो इन चीज़ों से कोप अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, या कभी कभी कोप अप कर ही नहीं पाता है। एक दूसरा होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस वाला क्या होता है, अचीवर्स कॉन्शियसनेस होती है कि उसको ये लगता है कि ये ब्रेकअप की बात मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है, मतलब इट्स ओके। कहता ना कि वो बंदा कहता है कि अच्छा तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं तुझसे अच्छी पटाऊंगा, मैं अब तेरे से अच्छी पटा के दिखाऊंगा। वो विक्टिम मोड में करके बैठा नहीं रहता, विक्टिम मोड वाले से बहुत आगे है वो। एटलीस्ट हाथ पैर मार रहा है वो अपने, ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, ही इज़ नॉट सिटिंग लाइक दैट। तो ये कोप अप मैकेनिज्म जो है ना। तीसरा होता है सरेंडर का, कि ठीक है यार, मतलब इट डिडंट वर्क, वी हैड रिलेशन, अच्छा था, और इट्स ओके, आई मीन ठीक है। मतलब अवेकनिंग तो बहुत वो है, वो तो हिमालय पे जाने वाली बात है कि बिल्कुल ही मतलब संत महात्मा वाली। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म किसका कैसे है, अगेन यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना कोपिंग मैकेनिज्म आप कैसे यूज़ कर रहे हो। और जो आप सजेशन की बात कर रहे हो कि आप 18-19 ईयर्स के बच्चों को आप क्या बोलते हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मानवेंद्र ऐसे बहुत से केसेस हैं कि जो 8th क्लास से रिलेशन में हैं और वो PhD भी कर चुके हैं, उसके बाद शादी भी करके दे आर हैप्पीली। Very few, of course, they are very few because of the environment and because of other issues. But हैं कुछ लोग ऐसे हैं। But to be very honest, I don't know आपका क्या एक्सपीरियंस है अपने फ्रेंड्स और उनको लेकर के, लेकिन जो मैंने जो देखा है और जो केसेस और जो लोगों से मिली हूँ, वो ये गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड, तो ऑनेस्टली यही करते रह जाते हैं। फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आपको फोकस तो रहना पड़ेगा। सो इट इज़ व्हेन दीज केसेस कम एंड ऑल, तो पहले तो ऑफकोर्स बीइंग अ कोच, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई कैन नॉट ऑर्डर पीपल कि नहीं यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस। बट अगर आप इससे स्ट्रगल कर रहे हो और आपका फोकस बिगड़ रहा है, आपका करियर खराब हो रहा है, तो देयर ऑफकोर्स आई एडवाइज देम कि फोकस अभी जिस चीज़ पे करना है उस पे करो, अदरवाइज फिर तो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, फिर तो आप करते रहो यही सब। मैम कोई जैसे यूथ आपसे कभी आता होगा, पूछता होगा, तो वैसे आप ये बताइए, बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे यूथ को कि पहली बार फिजिकल एक सर्टेन एज कौन सी है कि इस एज के बाद होने की कभी सोचना भी, अदरवाइज मत करना। फिज़िकल तो मतलब अभी मैं क्या ही बोलूँ फिज़िकल को लेकर के, क्योंकि फ़िज़िकल का तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई एज रही नहीं गई है जी। देयर इज़ नो एज एंड दिस थिंग। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं ये ज़रूर यूथ को कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, बट ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ, सो यूथ के ये बहुत बड़ा स्टेप है। आप एक बार सोच समझ के, एंड यू नीड टू टॉक बिफोर, इट्स नॉट दैट कि आप गए मिले हक किया एंड देन, जो कि ज़्यादा हो रहा है आजकल। जो कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर आप ये समझ लो ना, उसके बाद डिज़ास्टर बहुत है, बहुत खतरनाक डिज़ास्टर्स हैं। आई एम श्योर यू आर अवेयर, आप देखते भी होंगे, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस भी एज में हो, बी वेरी मेंटली मैच्योर व्हेन यू आर गोइंग फॉर फिजिकल रिलेशन विद एनीबॉडी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो, फिर
आप हैंडल नहीं कर पाते हो, किसी भी एज में आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो। फिर वो हैंडल नहीं कर पाते हो, ये स्टेप इतना बड़ा है, किसी के लिए गिल्ट, शेम, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं, और किसी के लिए ठीक है टाइप ऐसे कि इट्स ओके। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी आपके द्वारा यूथ को या किसी को भी कि बहुत सोच समझ के करना इन चीज़ों को लिए, आगे तभी बढ़ना। ठीक है मैम, अरेंज मैरिज होती है, एक लव मैरिज होती है, ठीक? तो आपके पास तो दोनों टाइप के क्लाइंट्स आप देखते होंगे जो आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सी है, या फिर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ देखने को मिल रही हैं? चलो आई विल ब्रेक द न्यूज़, आफ्टर 10-12 ईयर्स अरेंज मैरिज तो होंगी ही नहीं। ओके गाँव में मैम बस थोड़ा बहुत, पर आजकल वहाँ भी नहीं बचा पता है। नहीं हाँ, मतलब बहुत जो सर्वे है और जो रिसर्च है मानवेंद्र, वो 10-12 साल अरेंज मैरिज नहीं होगी। और एक और बड़ा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, शायद शादी अगर इस पे काम नहीं होगा तो, अगर इसके बारे में बात नहीं की जाएगी तो, बट थैंक्स टू पीपल लाइक यू जो इस बारे में काम करने के लिए, जो दुनिया भर के लोग व्यूज़ और वो सारी चीज़ें और बातें कर रहे हैं, बट पीपल लाइक यू हु आर टॉकिंग अबाउट इट, हु आर यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो वो बड़ी अच्छी बात है। इस पे अगर काम नहीं हुआ तो शायद मैरिजेस का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो ये बात अलग है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज का तो मैं ऐसे कमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज वही है कि आपकी मैच्योरिटी पे, आपके इमोशंस पे, आपके ह्यूमन माइंड पे एंड माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो आई विल नॉट से कि अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज अच्छी है, वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को टैकल कैसे करते हो, हैंडल कैसे करते हो, आप अपने पार्टनर को समझते कितना हो और समझना चाहते कितना हो। एक होता है ना कि सोल्यूशन कोई निकालना चाहता, और एक कोई होता है कि उससे ठीक है अब तो ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो। अब मैं आपको बताऊं, एक केस अभी मेरे पास है। हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस, ठीक है। अब एज आई सेड, फीमेल को इतना सेक्स का वो नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि फीमेल को सेक्स नहीं चाहिए, बट द थिंग इज, अब वो लेडी ये कह रही, और दे वर वेरी लवी डवी, अच्छे कपल थे, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब उनकी फोटोज वीडियोज सब दिखाया मुझे उसने। आई वॉज फीलिंग, आई जस्ट सेड कि लेट्स ट्राई। बट अब क्या है, यहाँ पे देखो, दोनों को समझने की ज़रूरत है। अब लेडी इज ट्राइंग हार्ड, बट पता है बंदा घर में ही नहीं रह रहा है, वो उससे बात ही नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट गेट, उसको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल वो हो गया है, उसको ये लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, एक मर्दानगी वाली बात आ गई तो मेरा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। जबकि लेडी ने ये बोला कि भाई कोई सेक्स ही थोड़ी सब कुछ है ज़िंदगी में, वी आर हस्बैंड वाइफ, लेट्स वर्क टूवर्ड्स दिस, इसके बारे में बात करते हैं, काम करते हैं। और अगर सच में हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ के मेडिकल है, डॉक्टर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट उसके बारे में। बट वो भाग रहा है बंदा, he is not ready to talk to any psychologist, any consult, any doctor, any, वो घर जाती है तो अपनी मदर के घर चला जाता है, अपनी सिस्टर के घर चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दो लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है ना प्रॉब्लम्स पे। आप ऐसे कैसे भाग सकते हो, आप एक रिश्ते में हो तो, जस्ट बिकॉज कि एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिससे आप क्या आपको लग रहा है कि अरे शादी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है। शादी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, शादी का है नो डाउट, एक हस्बैंड वाइफ, एक मेल फीमेल इकट्ठा होते हैं तो एक है कि मतलब फिजिकल रिलेशन तो होगा ही होगा। बट द थिंग इज, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो इफ़ one person is ready to talk about it, one person is ready to solve the problem and understand, if the lady is saying ki don't worry, it is not a problem, I do not want only sex from you, we can have a good family and we can consult the doctor, but वो अब ऐसे सेट की वो चला जाता है, तो अभी क्या करें, कोई क्या कर सकता है। अब इसको डिवोर्स और अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है अब, बिकॉज वो कब तक स्ट्रगल करती रहेगी ना बंदी। जबकि शी इज ट्राइंग कि वो कैसे शी सेड डायरेक्टली, शी सेड कि भाई सेक्स ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है, लेट्स टॉक इट आउट। हम इसको डॉक्टर को भी दिखाएंगे, अगर तुमको सच में लगता है कि हमको इसके बारे में काम करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, बात करेंगे, विल हैव अ गुड फैमिली, दे हैव अ चाइल्ड ऑल्सो, छोटा सा बच्चा भी है उनका, तो लेट्स, बट ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक। अब उनको इतना मतलब शर्मिंदगी लग रही है, बुरा लग रहा है, ही इज़ ऑल्सो डीलिंग विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट द थिंग इज़, अगर दूसरा पार्टनर तैयार है बात करने को, उसको सॉल्यूशन करने को तैयार है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है ना।
मैम जैसे मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज का, इसके पीछे एक रीजनिंग मेरी क्या थी कि रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट मैरिड और कॉलेज में उसका एक 5 साल का अफेयर था, बहुत ही अच्छा वो अफेयर था, लेकिन अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुआ। ओके। तो उसकी शादी फिर अलग जगह हुई। बट अब वो कह रहा है, मतलब ऐसे बोलता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये एक ऐसे केस नहीं है, ऐसे तो आप भी बहुत सारे देखते होंगे कि भाई कोई किसी को चाह रहा है लेकिन शादी कहीं और हो जा रही है। तो थोड़ा इस केस पे बताइए मैम कि ये ऐसा हो रहा है और कैसे इसमें डील किया जाए अगर कोई इस तरीके की चीज़ों में फंस रहा है, क्योंकि ज़्यादा तो अब यही हो रहा है, क्योंकि ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं, शादियाँ फिर इधर उधर कर रहे हैं लोग। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी केस में, जैसे आप इस केस की ही जो बात कर रहे हैं, जो भी हो, मतलब नॉट ओनली दिस, ऐसा कोई भी सिचुएशन है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे एक्सेप्टेंस पे हमको मतलब पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस एंड कंसल्ट तो ज़रूर करना चाहिए। आजकल ना, बिकॉज क्या है, फैमिलीज़ वगैरह में लोग हैं नहीं, लोग अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं हैं हमारे पास, सोशल उसकी कमी है हमारे जी। अंदर। तो इसको ना प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए एंड ही शुड और शी शुड, जो भी है, उसके सारे ना प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर लिख के उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जो भी है, अगर उसके ना ये होगा तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ट्रस्ट में ये सब करना पड़ता है और ये करना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ इट, टू अंडरस्टैंड। इसके लिए तो यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और मैम पता है क्या, जैसे लोगों का ना पर्सपेक्टिव क्या बन गया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फरहान अख्तर और उनकी वाइफ का भी एक पॉडकास्ट टाइप का आया था कुछ, उसमें उन्होंने बोला था कि वो थेरेपिस्ट के पास गए थे, ऐसे ही कुछ फाइट हुआ था उनका छोटा। तो मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, तो सब मजाक उड़ा रहे थे कि बताओ ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग फॉर देयर रिलेशनशिप बेटरमेंट के लिए, और लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, जैसे आप हैं मैम या और भी लोग हैं। तो ये एक्सेप्टेंस समाज में आने की ज़रूरत है कि यार ये भी एक चीज़ है जिसके लिए आप जा सकते हो। एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपको मैं बताऊं, मैं खुद थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ। जी। There are many times which, being a psychologist, being a emotional intelligence expert, relationship coach, सबके बावजूद कभी कभी मुझे मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। वो इट कैन बी एनीबडी। तो ये जो है ना, जो आप कह रहे हो कि अरे ये जा रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है एंड यू शुड नॉट हेजिटेट। अपने लाइफ को मेस बनाने से अच्छा है, नो वन शुड हेजिटेट फॉर दिस। यू शुड टॉक टू अ प्रोफेशनल, यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प। और दूसरी एक चीज़ है, कभी अगर मान लो बाई चांस ऐसा नहीं भी होता है, तो एक बात बताऊँ मैं, आप हमेशा एक चीज़ देखेंगे कि चाहे आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में, ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो हमारे फॉल्ट्स को हमको बता सकता है। ठीक है, तो उसको भी, अगर आप मान लो प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पा रहे हो, यू वांट टू गो समवेयर टू समबडी लाइक दिस, आप ज़रूर, ट्रस्ट में, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ना, मेरी कमियों को भी बताएगा, मेरी प्रॉब्लम्स को भी बताएगा, मेरे में क्या दिक्कत है उसके बारे में बात, तो आप उससे कंसल्ट करो। तो ये जो है ना, ये जो टैबू है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, नहीं बात कर सकते, तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है मानवेंद्र कि अब जो चीज़ें हैं, जो 20-25 साल 30 साल पहले थी, अब वो नहीं है। अगर इस पे काम नहीं किया गया, इस पे बात नहीं की गई, तो हम कितने भी पॉडकास्ट कर लें, हम कितने भी बातें कर लें इसके बारे में, कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन हम इस पे काम अगर नहीं करेंगे, हम एक्चुअल काम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें ठीक होने की बजाय ख़राब ही होंगी। तो इट इज़ सैड अगर पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट। मैम बॉलीवुड में इतने डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, आपको क्या रीज़न लगता है इसके पीछे? बॉलीवुड में डाइवोर्सेस एक्चुअली क्या होता है ना मानवेंद्र, दो लेवल होता है और बीच में होता है मिडिल क्लास। एक तो लोएस्ट क्लास जो सबसे, ठीक है, और एक टॉप। तो इन लोगों को क्या है ना, इनको कुछ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट थिंग्स। अगेन आई सेड कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके भी केस में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आर्टिस्ट हैं,
तो वो बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत से ऐसे आपने अक्सर कहानी सुनी होगी, उस शूट पे गए उसके साथ उसका अफेयर हो गया, समझ रहे हो आप। तो एक विजुअल मैंने आपको बताया, एक इमोशनल नीड, एक आप कंटिन्यूसली किसी के साथ लगातार रह रहे हो, एक कॉमन इंटरेस्ट, तो उससे क्या होता है, वो एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। लेकिन जिसके लिए डिवोर्स हो रहे हैं उसके बाद उसको भी तो लोग छोड़ दे रहे हैं, ये भी तो आप देखो। जिसके लिए पूरी की पूरी फैमिली निकल के चली जा रही है, फिर उनको भी तो छोड़ दे रहे हैं। तो मतलब इसका यही सारा रीज़न है कि अवेलेबिलिटी बहुत है, आपकी बॉन्डिंग हो जाती है। कई एक इंसान के साथ लगातार आप शूट पे जा रहे हो, लगातार इस तरह के इंटीमेट सीन्स कर रहे हो, इंसान है यार हम लोग, ह्यूमन है, तो ये चीज़ तो होगी ही। तो दीज आर द रीजंस। ठीक है मैम। मैम जैसे आपने बोला कि पेरेंटहुड अगर ख़राब है, जैसे भाई शादी हो गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका असर उनके बच्चों पे भी पड़ता होगा। तो थोड़ा मैम इस बारे में बताइए, ये केसेस भी आप देखते होंगे, तो कैसे ये इसको डील किया जाए, क्या है ये? पेरेंटहुड का तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं ना, पेरेंटिंग अगर अच्छी ना हो तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे वो अगर बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमको पता है क्या लगता है कि ठीक है बच्चा है, वो उसको नहीं समझ आ रहा है, बट लेट मी टेल यू, 1 साल से लेकर के 0 to 6 ईयर्स की जो एज होती है ना बच्चों की, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन की डेवलपमेंट हर इंसान की उसी वक्त होती है। दैट इज़ द एज। उस टाइम पर ना पेरेंट्स को हैज़ टू, मतलब उनको अवेयर कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी अपने बच्चे के साथ कर रहे हो ना, जो भी जिस तरह की एक्टिविटी आप कर रहे हो, जिस तरह आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जो आपस में जो आपका रिलेशन है, आपको लग रहा है कि ये बच्चा है, लेकिन वो कितने तरह के ट्रॉमा से, कितने तरह के उससे जूझ रहा है। जब आपकी पेरेंटिंग, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपके जो झगड़े हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं, उस बच्चे को कितना इफेक्ट कर देगा, आप मतलब वो समझते नहीं है। आई हैव अ केस ऑफ अ 18-year-old गर्ल, शी हैज़ डेवलप्ड अ borderline personality disorder because of parental issues। उसके पेरेंट्स का इतना ज़्यादा, एंड डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज क्या होता है, कुछ जेनेटिक हमको इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं एनवायरमेंटल, कुछ होते हैं इवेंट से की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं। तो दैट गर्ल हैज़ डेवलप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत ही मतलब ख़राब, तो मैं क्या बोलूँ उसको, ये थ्रू आउट लाइफ रहती है, बहुत ही एंशियस रहता है इंसान, बहुत झगड़ालू होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करता है, मतलब उसके सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पेरेंटिंग में अब क्या है, पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग की कोई किताब नहीं है, पेरेंटिंग का कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है। अपने बच्चे के साथ गिव सम टाइम, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, रीड स्टोरीज उनके साथ, हैव अ हैप्पी एनवायरनमेंट विद योर चाइल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता है, और ये पेरेंटिंग जो चीज़ है ना, इसके बारे में भी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैम कि वो फिर पूरे थ्रू आउट लाइफ ना कुछ कैरेक्टर्स रह जाते हैं उस बच्चे के अंदर, जब वो बड़ा होता है या डेवलप करता है। बिल्कुल रह जाते हैं, बिल्कुल रह जाते हैं। मैम इसी में एक अभी टर्म चल रही है डैडी इशूज करके, तो पहले मैं इसको जब सुनता था मुझे लगता था कि स्लैंग टाइप की चीज़ होगी, बट रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, तो डैडी इशूज इज़ अ पूरी साइकोलॉजी का थिंग। तो थोड़ा मैम इस पे बताइए क्या है ये? हाँ, डैडी इशूज साइकोलॉजी का ही चीज़ है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बेसिकली फ़ीमेल्स इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं। जब फादर ना इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है बच्चे के पास विद द गर्ल, कि वो जब इमोशनल सिक्योर नहीं फील करती, इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है फादर के साथ, फिर उसको आगे जाके लाइफ में ना, वो जो मेल्स उसकी लाइफ में आते हैं, चाहे उसका बॉयफ्रेंड आए, चाहे उसका हस्बैंड आए, कोई भी, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, उसकी ना एंशियस अटैचमेंट रहती है हमेशा। एंशियस अटैचमेंट मतलब कि वो हमेशा उसको डर सा लगा रहता है कि कहीं मुझे ये छोड़ ना दे, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना कर दे, और उसको वो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा करना चाहती है बार बार, मतलब ना काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, उसकी ऐसी अटैचमेंट होगी, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है, क्योंकि सामने वाले बंदे को नहीं पता कि इसको क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसी अटैचमेंट से जूझ रही है कि उसको वो डैडी इश्यूज़ इसीलिए उसको बोलते हैं।
और इसी पे मुझे लगता है कि वो मूवीज में इसको एज ए स्लैंग यूज कर देते हैं कि भाई Yes. दिस गर्ल इज हैविंग डैडी Daddy issues. And it is true. It is very, very true, and it is a very serious matter. जी मैम। मैम एक चीज़ मुझे आपसे और इसी पे जानना है कि आजकल जैसे यूथ है तो बहुत ज़्यादा भ्रमित भी हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट हो रहा है रिलेशनशिप पे लोगों के, या रिलेशनशिप वो फॉर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर, या इन सब चीज़ों के ऊपर? हाँ, सोशल मीडिया का खैर इम्पैक्ट चारों तरफ है मानवेंद्र। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो ऐसा है, आज आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए और आप जो है ना 4 रीलें देख लो, जी, ठीक है, और आप वही रील देखोगे जो आपका उस वक्त माइंडसेट चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ सोशल मीडिया का इफेक्ट। और ये पैटर्न आपको पता है कि आप एक रील को अगर लगातार आपका कोई, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप वो चीज़ ज़रूर देखोगे, ऐसी इमोशनल चीज़ या कुछ ऐसी चीज़, हो सकता है उसमें से कुछ भेज भी दोगे उसको कि देख ऐसे। तो आपको पता है, मतलब आप उसको लिटरली यू स्टार्ट फीलिंग दैट कि हाँ ये तो ऐसा ही कर रही है, ये तो ऐसा ही कर रहा है, ओके ही इज़ नॉट लॉयल विद मी, शी इज़ नॉट लॉयल विद मी। अब आप सोचो कि वो कहाँ चला गया, वो छोटी सी बात कितनी बात बड़ी हो गई और वो पूरे रिलेशन को खराब कर रही है। रील्स तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है और ये बहुत सिचुएशन काफ़ी ख़राब कर रही है सोशल मीडिया। सो हम अपनी रूट्स से हट गए हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से हट गए हैं, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वेस्ट हमारी तरफ टर्न हो रहा है मेडिटेशन को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, और हम पता नहीं कहाँ टर्न हो रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फेक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। हाँ, फेक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। जैसे एक मैम यूट्यूबर हैं फ्लाइंग बीस्ट करके, आपने शायद सुना भी हो, वो अपना फैमिली व्लॉग बनाते थे एंड आई होप उनका रिलेशन अच्छा ही चल रहा है और आगे भी चलता है। बट बीच में एक प्रॉब्लम आया, वो एक आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी। तो वही होता है सोशल मीडिया पे, आदमी लिखता था पहले आइडियल कपल ये वो, फिर उनको इतना ज़्यादा ट्रोल करने लगे, उनकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा लोग घुस गए। तो ये तो सब देखने को मिलता ही है। हाँ मैम अब मुझे आपसे एक चीज़ और ये जाननी है कि जैसे बॉयज़ हैं तो हम लोगों का जो माइंडसेट रहता है ना, वो ये रहता है कि हमें पैसा कमाना है, हमें सक्सेसफुल होना है, और एक सर्टेन एज के बाद ना थोड़ा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। बट जो गर्ल्स होती हैं वो इस एज में भी आपसे एक्सपेक्टेशन टाइम का, थोड़ा समय देने का, या मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि उनका एक्सपेक्टेशन इस साइड में थोड़ा ज़्यादा रहता है। माइंडसेट है ना, एज आई सेड, ये माइंडसेट है। ओके, तो ये कैसे इसको डील किया जाए कि बीच में आ जाएं चीज़ें? देखो मानवेंद्र, एक 2 चीज़ें हैं। मेल फीमेल के माइंडसेट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें हैं। एक मेल का ना, अगर करियर अच्छा ना चल रहा हो तो वो रिलेशन में कभी अच्छा नहीं करेगा, ही विल बी रियली बैड इन रिलेशनशिप। और अगर एक फीमेल का रिलेशन अच्छा ना चल रहा हो, वो कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, आई एम टेलिंग यू। तो ये डिफरेंस है। अब आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसको अब कैसे टैकल करें? एज आई सेड, एज यू पीपल आर डूइंग दिस, तो इसको मेल फीमेल माइंडसेट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फीमेल को भी यहाँ समझना पड़ेगा, एज आई सेड, कि वो 20,000 शब्द नहीं बोल सकता है, और मेल को भी समझना पड़ेगा कि वो 7,000 तक नहीं आ सकती है। तो कोई बीच का रास्ता तो खोजना पड़ेगा ना दोनों को। आपने कोई रिलेशन बनाया, कोई बॉन्ड बनाया, कोई भी, आजकल वो जो अभी दैट मैन हु डाइड, वो हमारे जो नेपाली कपल थे, नहीं नेपाली कपल की जो मैं बात कर रही हूँ, तो सीता है, शी इज सती है, सीता है, बट वो भी तो राम था, ये भी तो देखो, है ना। सीता सिर्फ अकेले सीता नहीं हुई, राम भी तो था वो। अब वो प्रॉब्लम ऐसी आ गई, वो बात अलग है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज वेरी लविंग। अगर आप उनकी वीडियो देखो, उसके बालों को, उस सिचुएशन में उसके बाल को सहला रहा है, उससे जितना हो पा रहा है, जो भी हो रहा है, ही इज डूइंग दैट। तो ये है मेल और फीमेल का माइंडसेट को समझना एंड देयर अंडरस्टैंडिंग कि वो करियर को लेके, यस दे आर करियर ओरिएंटेड। अब तो फीमेल्स भी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। बट एज आई सेड, अगर एक फीमेल आपसे कह रही है कि उसको बात करने का आपके पास टाइम नहीं है, इफ शी इज़ योर गर्लफ्रेंड, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लेडीज़ को 24 में से 28 घंटा होता है बात करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड के लिए, मतलब इतना ज़्यादा
ज़्यादा वो अपने कमिटेड होती हैं फॉर देयर रिलेशन, कि उनको बात अगर करनी है तो ये मतलब जो है ये है डिफरेंस, दीज आर द डिफरेंसेस। ठीक है मैम, कोई ऐसी स्टोरी शेयर करिए जो आपके पास कोई केस आया और बड़ा शॉकिंग लगा हो कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब आज को याद रहता हो, आपको अभी भी याद हो। केसेस तो खैर बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने 2-4 आपसे डिस्कस किए और इस तरह की वो मोस्टली एक्चुअली क्या होता है ना मानवेंद्र, कई बार ऐसा होता है, स्पेशली तो मैं ऐसा कोई केस नहीं बता पाऊंगी अभी आपको, यही सारे हैं, बट हाँ एक जैसे पेरेंट्स ना कभी कभी हम अपने बच्चों को समझते नहीं हैं, इन द सेंस कि कभी कभी डिज़ास्टर का ना रीज़न हम कभी अपने बच्चे को नहीं मानते हैं। तो एक केस ऐसा आया था कि एग्जैक्टली वही था कि वो मदर जो है, फादर जो है, वो अपने बच्चे को लेके इतने ज़्यादा वो थे, तो वो दोनों को पैचअप करना चाहा ही नहीं उन्होंने, और बड़ी खूबसूरत रिलेशन थी, बहुत अच्छी रिलेशन थी उनकी, छोटी सी बात पर जस्ट बिकॉज कि हाउ कैन माई सन और माई डॉटर विल एडजस्ट दिस, दे जस्ट टुक देम अवे एंड वो अलग अलग हो गए और बड़ी ख़राब लाइफ जी रहे हैं वो अब। तो ये शॉकिंग ही है एक तरह से कि 2 ज़िंदगियां ख़राब हो गई जस्ट बिकॉज पेरेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड अब वो आई डोंट नो, अभी तो खैर मैं टच में नहीं हूँ उनके, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कहीं कोई डिज़ास्टर मेरा ही बच्चा तो नहीं कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट इट। मैम कोई सक्सेस स्टोरी जो आपको मतलब अच्छा लगा हो कि यार ये मैंने किसी के लाइफ से हाँ, सक्सेस स्टोरी ये है कि एक देयर वाज ऐसा तो है, एज आई सेड 2-3 बॉयज़ हैं जिन्होंने लिटरली अपने करियर को बिल्कुल गिव अप कर दिया था, एंड उनकी इनफैक्ट मेरे इंस्टा पे वो भी है दैट उन्होंने मैसेज भी मेरे को लिख के डाला था। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन नॉट डिस्क्लोज देयर प्राइवेसी इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी फॉलो, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो मैंने उनके नाम और वो सब हटा करके डाले हुए हैं, एंड दे चेंज, दे लिटरली चेंज, एंड दे टोल्ड मी कि मैम देयर इज़ समथिंग मैजिक इन यू, कुछ मैजिक है आप में, कुछ ऐसा है। मैं तो खैर ऑफ कोर्स आई डिड माई प्रोसेस ओनली, जो नॉर्मली हर साइकोलॉजिस्ट या हर इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट करता है, वही मैंने किया था। सो देयर लाइफ लिटरली चेंज एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर करियर, दे आर रियली डूइंग गुड। एंड देयर वॉज अ गर्ल, उसका भी था, काफ़ी इशूज़ थे, शी वॉज जस्ट लिटरली मूव्ड अवे फ्रॉम स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, एंड उसका भी है मेरे पास, उसमें है बी द रीज़न फॉर समवंस हैप्पीनेस और करके मैंने एक डाला हुआ है। तो उसमें भी उसने कि मैम यू हैव रियली चेंज माई लाइफ एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़ एंड डूइंग इट गिव्स लॉट ऑफ प्लेजर, बहुत प्लेजर मिलता है। यू आर ह्यूमन लाइफ को अगर आप चेंज कर सकते हो तो इससे अच्छी क्या बात है। सो आई एम रियली एन्जॉइंग एवरी डे बाई डूइंग दिस, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट थिंग्स गेट बेटर। मैम साइकोलॉजी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपको ये मतलब पढ़ लिया है आपने, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का अंदाज़ा है, तो आप छोटे छोटे लाइफ के जॉय मिस कर जाओगे। थोड़ा मुझे मैम ये स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी है। तो क्या कर जाओगे, से अगेन? मतलब आप जैसे ह्यूमन जॉय मिस कर जाओगे, जैसे कि कोई रो रहा है तो आपको उसका पीछे का साइकोलॉजी पता है, तो फिर आपको उतना फील नहीं होगा ऐसा कि वो रो रहा है या कुछ इस तरीके का। ये तो बहुत ही उल्टा स्टेटमेंट है, ये कहाँ पढ़ा? ये मेरा पॉइंट ये कि उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ ली तो उसके बाद ना आप छोटे छोटे जॉय लाइफ के मिस कर जाओगे। ये बहुत ही उल्टा स्टेटमेंट है। Okay. इनफैक्ट अगर आप साइकोलॉजी पढ़ लोगे तो आप छोटे छोटे मोमेंट्स को जियोगे, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करोगे, यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स कि आप हर जॉय, हर सॉरो, हर चीज़ों को आप समझ पाओगे। आई टोटली डिसअग्री, जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया आई टोटली डिसअग्री, एंड आई फील कि मैंने शायद लेट कर दिया साइकोलॉजी पढ़ने में, थोड़ा और पहले पढ़ना चाहिए था। एंड आई फील कि ये बहुत पहले से हमारे सिलेबस में होना चाहिए साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड। आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड विल बी अ डिफरेंट प्लेस अगर हम साइकोलॉजी समझ जाएं हमको। बिकॉज क्या है ना मानवेंद्र, हम अपने अंदर झांकना बंद कर देते हैं। हमको दुनिया में हर कोई लगता है कि बस मैंने जो किया वही सही किया, मैंने जो किया वही सब कुछ ठीक था, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई किसी के साथ नहीं करता, जो कुछ करते हैं हम अपने साथ करते हैं। तो ये जब साइकोलॉजी आप पढ़ लोगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ बड़ा ही डिफरेंट मोड ले लेगी एंड यू विल रियली अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन। आप एक एक मोमेंट को एंजॉय करोगे साइकोलॉजी पढ़ने के बाद।
मैम अभी इसी पे मेरे को एक क्वेश्चन अभी आया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं या हमारी लाइफ में ऐसे लोग रहते हैं और वो हमारा कुछ ना कुछ तरीके से फ़ायदा ले रहे होते हैं। बहुत बार आपको ये रियलाइज़ भी होता है कि यार सामने वाला इस फ़ायदे से आया है, तो वो साइकोलॉजी है कि आप रीड कर ले रहे हो कि आए, बट स्टिल आप दोस्ती यारी में या चीज़ें टिकने के समझ लिए जाते करते हो हो। आप, हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या टेक है कि हम लोगों को बिल्कुल ही हट जाना चाहिए कि कैसे ऐसी सिचुएशन को डील किया जाए? जब आपको पता है कि कोई सामने वाला किसी मतलब से कर रहा है या उसकी चालाकी है, बट स्टिल आप कर रहे हैं। सो अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अगर समझ आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि समवन इज रियली टेकिंग एडवांटेज, मेरा ऐसा कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मेरा ऐसा कुछ लॉस हो रहा है उसमें, अगेन यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कितना यूज़ कर रहे हो अपने आप को बेटर करने के लिए, एंड सर्टनली you have to act on this if it is bothering you, if someone is taking advantage, कोई आपका मिसयूज कर रहा है, आपको कोई किसी भी तरह से, तो वो मिसयूज आप करने दे रहे हो ना उसको, वो मिसयूज तो आप करने दे रहे हो ना, वो आप एक बार मिसयूज मत करने दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो दिस इज वेयर यू इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर ना, कि आप क्यों करने दे रहे हो। इफ इट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, इफ इट इज मेकिंग यू एंशियस, इफ इट इज हार्मिंग यू from any this thing, so move away. It is very important. Again you have to understand your emotional, आप वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी को, ये हमको समझने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अपना इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ये भी कहते हैं कि बहुत इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा सही है कि ले सकते हैं, इमोशनल होके भी डिसीजन ले सकते हैं? यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी। अच्छा एक बात बताओ, हमको जो अच्छे काम करने होते हैं वो हम दिल से करते हैं जी। और किसी को ठिकाने लगाना तो हम दिमाग से करते हैं, करते हैं ना। वैसे दिल विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो ब्रेन ही होता है। तो इमोशनल हो के डिसीजन क्या लेना होता है, इमोशनल होकर के आप मतलब दिल को गलत जगह रखा हुआ है हमने ये इमोशंस में बह के कर दिया, यू नो। वहाँ क्यों नहीं हम दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी तो दिमाग यूज़ करो ना। बिकॉज वो जब आप इमोशनल, तो खैर क्या कहूँ मैं मानवेंद्र, इमोशनली हम वीक हो जाते हैं, हम इमोशनली वीक होते हैं, तब जाके हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो शायद हम लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैम, कि आप कोई फ्रेंड के साथ गए हुए हो कहीं, ठीक है, या आप अपने ब्रदर के साथ हो, सिस्टर्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, राइट। आप एक अच्छे इमोशन में बहे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको बहुत अच्छा लगा, Right, आप उस समय क्या पता लो लाइफ में तो आपको और अच्छा लगा, राइट। तो उस समय आप कुछ ऐसी चीज कर जाओगे जिसको लेटर ऑन आप रिग्रेट करोगे कि अरे यार फर्जी दे दिया या फर्जी कमिटमेंट कर दिया। तो ऐसी चीजों के बारे में पूछ रहा था, और आपने बिल्कुल सही बोला कि बाद में रिग्रेट करना पड़ जाता है, तो उस समय आदमी दिमाग से सोचे तो आई थिंक बेटर रहेगा। हाँ मतलब सी, आप हमेशा तो खैर नहीं सोच सकते हो, एंड देयर आर सर्टेन रिलेशंस जहाँ पे शायद दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अल्टीमेटली योर पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टर्म और फॉर एनी रिलेशन। तो वहाँ पे मतलब जो दिल वाला दिमाग है ना, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है हमको। मैम ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप अलग अलग टाइप के लोगों को मिलते होंगे, अलग अलग केसेस को मिलते होंगे, तो आप भी बहुत इम्पैक्ट होते होंगे। तो आप अपने आप को कैसे सीन रखते हैं मैम इन सब माहौल के बीच में, मतलब कैसे अपने आप को प्रोफेशनली पर्सनली अलग करते हैं चीज़ों को, जिससे कि चीज़ें शांत रहे? हाँ, देयर लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, देयर आर केसेस जो बिल्कुल ही आपको ड्रेन कर देते हैं, कभी कभी ना बहुत ही ऐसे होता है, तो यू रियली नीड लॉट ऑफ टाइम। बट येस मैं मेडिटेट बहुत करती हूँ, आई एक्सरसाइज, आई रन, एंड देन ऑफ कोर्स वो होता है कि ठीक है, दिस इज़ माई प्रोफेशनल लाइफ, उसको मैं वहीं पे ख़त्म करूं एंड देन गेट बैक टू माई दिस थिंग। येस, आई मेडिटेट अ लॉट, मतलब मैं आजकल मेडिटेशन काफ़ी करती हूँ, एंड आई रिकमेंड मेडिटेशन इज़ समथिंग विच इज़ रियली, मतलब आजकल हो नहीं पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया और इन सब के चक्कर में ना, हम ऑनेस्टली स्पीकिंग इनिशियली जब मैं करती थी ना, तो 5 मिनट भी बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अब घंटों घंटों कब निकल जाते हैं, और कभी कभी तो बैठे बैठे सो भी जाती हूँ, मेडिटेटिव मूड में आ जाती हूँ। सो मेडिटेशन मुझे काफ़ी हेल्प करता है। रनिंग हेल्प्स मी अ लॉट, रनिंग से काफ़ी मतलब एनी वन हु कैन डू दैट। सो दीज थिंग्स, ये चीज़ें आई डोंट नो छोटी बड़ी क्या लगती हैं, बट दे रियली हेल्प यू
टू इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग करने का. यू हैव टू हैव योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ, अपना एक एनवायरनमेंट, अपनी चीज़ों को करने का ये सब तरीके बहुत अच्छे हैं. एंड रीडिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि वो उसकी रीडिंग और उसकी पढ़ाई ख़त्म ही नहीं होनी है. सो वो भी मैं काफ़ी करती हूँ अब. ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा आज का कि कोई साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहे आम इंसान, तो सबसे पहले वो कहाँ से शुरू कर सकता है, या कोई वीडियो या कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहें? हाँ, बुक एक्चुअली एक तो है फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस की है, विच इज़ रिटन बाय किसकी है ये, डेनियल गोलमैन की है, द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. उसमें उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे नेविगेट करना है उसके लिए बहुत अच्छी बताई हुई है. एंड फॉर अ बिगनर, अ पर्सन जिसको साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं भी है ना, ही शुड और शी शुड रीड दैट. एंड एक है एक है अटैच्ड, वो आमिर लेविन की है. आमिर लेविन की वो अटैचमेंट का एक स्टाइल होता है मानवेंद्र. 3 स्टाइल होते हैं. एक सिक्योर होता है, एक होता है अवॉइडेंट होता है, और एक होता है एंशियस. 3 स्टाइल होते हैं. तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बताया है. अटैच्ड जो बुक है आमिर लेविन की, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है. उससे क्या है, जब हम अपना स्टाइल हम उससे समझ पाते हैं कि हम कैसे लोगों से अटैच होते हैं. तो दीज आर 2 बुक्स विच आई विल रियली रिकमेंड फॉर पीपल who can which is really going to help them. अगर उनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं भी है, if they read these books it is going to help them. ठीक है मैम, लास्ट मैसेज मैम, कोई हमारे जो भी लिसनर्स हैं जो ये देख रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, शादी में हैं, तो कुछ भी आप उनको कहना चाहें तो प्लीज़. मैं उनको ज़रूर ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाहूँगी कि किसी भी रिलेशन को गिव अप करने से पहले उसके सारे जो कॉर्नर्स हैं उस पे काम करिए, उसके बारे में समझिए. और आप किसी रिलेशन में आए थे तो किसी कमिटमेंट के साथ आए थे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आए थे, तो उसके ऊपर काम करिए और अपने इमोशंस पे, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करिए. क्योंकि मैं आपको बताऊं एक चीज़, कैदियों से अगर आप बात करेंगे ना मानवेंद्र जा कर के, तो आपको 60% कैदी ये बोलेंगे कि हम ये जुर्म करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमसे इमोशंस हमारे संभाले नहीं गए और हमसे हो गया. तो रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभालिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जो केमिस्ट्री है उसको ठीक करने की कोशिश करिए. क्योंकि आप जो रिलेशन को जब आप डैमेज कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ 1-2 लोगों का रिलेशन ही नहीं ख़राब कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए लेसन भी क्रिएट हो रहा है, बहुत लोगों के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इनफैक्ट मेरा ये ड्रीम है, इफ़ एट ऑल आई कैन डू दिस, कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को सिलेबस में कहीं डलवा पाऊँ सब्जेक्ट्स में, कि जहाँ पे जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकें, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व होंगी. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर. आपने अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे टाइम निकाला और बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड आई होप जो लिसनर्स हमारे ये सुने उनको भी बहुत मजा आए. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Manveer. Thank you so much for calling me and having this discussion, which is so close to my heart, and I'm working in this field and hope that it helps someone. थैंक यू मैम.